हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 234 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 126 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है, शक्ति ही नहीं वर्ण इच्छा ही राज्य का आधार है। यह कथन किस विचारक का है? कथन है कि शक्ति ही नहीं वर्ण इच्छा ही राज्य का आधार है। यह कथन किस विचारक का है, ये आपको बताना है। तो 26 का जो आंसर होगा दोस्तों वह बी सही हो जाएगा। ग्रीन महोदय का एक कथन है। शक्ति नहीं इच्छा ही वर्ण इच्छा ही राज्य का आधार है, ये कहना है ग्रीन महोदय का। तो ऑप्शन बी आपका सही है। आगे चलते हैं, 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन किसका है? यह क्वेश्चन आपका राजस्थान पीजीटी 2014 में पूछा गया है। तो ये किसका हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। ये भी कथन ग्रीन महोदय का है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। आगे चलते हैं। अब आ गया नया क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं अच्छे से। आदर्शवाद है। आदर्शवाद क्या है, ये आपको बताना है। राज्य का समर्थक है, राज्य के विरुद्ध है, राज्य व व्यक्ति का समर्थक है, व्यक्ति का समर्थक है। जो आदर्शवाद है वो किसका समर्थक है? तो आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा, राज्य का समर्थक है। जो आदर्शवाद होता हो है वो क्या है? राज्य का समर्थक है। ऑप्शन ए सही है। व्याख्या देखिए इसका। आदर्शवादी विचारक राज्य के समर्थक हैं। जितने भी आदर्शवादी विचारक हैं वो क्या है? राज्य के समर्थक है। इस बात को नोट कर लीजिए। आदर्शवाद राज्य को नैतिक संस्था मानते हुए व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक मानता है। जो आदर्शवाद है वो राज्य को क्या मानता है? नैतिक संस्था मानता है। और नैतिक संस्था मानते हुए व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए राज्य का होना आवश्यक मानता है। कौन? तो आदर्शवाद। और आदर्शवाद के विचारकों में देखें तो कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रेंडले, बोसांके आदि विचारक द्वारा प्रमुख रूप से इसका समर्थन किया गया है। तो आदर्शवादी जो विचारक हैं उसमें मुख्य कौन कौन हो जाएंगे? तो कांट है, हीगल है, ग्रीन है, ब्रेंडले है, बोसांके हैं। तो इनको जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। परंतु इस सिद्धांत का चरमोत्कर्ष हमें हीगल के विचार में देखने को मिलता है, या हीगल की विचारधारा में इसका चरमोत्कर्ष सर्वोच्च शिखर जो देखने को मिलता है वो किसके विचारधारा में? तो हीगल में मिलता है। लेकिन आदर्शवादियों में अगर मुख्य जो भूमिका थी वो हीगल का था, लेकिन आदर्शवादियों में कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रेंडले, बोसांके इन सब का नाम आता है। लेकिन प्रमुखता दी जाए तो हीगल को दिया जा सकता है। तो ये आपका आंसर हुआ। आगे देखते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन है। जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरना शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है? ऑप्शन ए है गिल क्रिस्ट की, बी है गार्नर की, सी है मिंट ले की लैंड की, और डी है आपकी बकल की। तो इसका देखिए, ये यूपी जीआईसी परीक्षा 2020 में पूछा गया। जो जीआईसी का पेपर होता है दोस्तों ना, वो टीजीटी पीजीटी से थोड़ा कठिन होता है। तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका जो क्वेश्चन है लेवल है वो अच्छा है। तो इसलिए निश्चिंत होकर आप पढ़ते रहिए और क्वेश्चन करते रहिए। तो इसका आंसर बताइए 29 का। तो आंसर जाएगा सी के साथ, मैट लैंड का एक कथन है कि जब मैं राजनीतिक शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरना शीर्षक के प्रति खेद उत्पन्न होता है। यह एक कथन जो है, परिभाषा जो है मेट लैंड की है। ऑप्शन सी आपका सही है, 129 का सी। अब इसके हम कुछ व्याख्या को देख लेते हैं। राजनीतिक शास्त्र की प्रकृति को लेकर विभिन्न राजनीतिक विचारकों में मतभेद है। अरस्तु ने राजनीतिक शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान माना है। तो सर्वोच्च विज्ञान राजनीतिक शास्त्र को किसने माना है? तो आंसर हो जाएगा अरस्तु ने माना है। आगे है बोधा, हाब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस,
लास्की आदि ने भी इसका समर्थन किया है। तो समर्थन करने में आपके बोदा भी हैं, हाब्स हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, ब्राइस हैं और लास्की का नाम आता है, जो इनका प्रमुख रूप से समर्थन करते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो सर्वोच्च विज्ञान है, ऐसा समर्थन करते हैं। किंतु कुछ विचारक जैसे मैटलैंड, बकल, कांटे, बर्कर आदि राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान मानने को तैयार नहीं है। तो विज्ञान कौन नहीं मानते हैं? उसमें मैटलैंड है, बकल हैं, कांटे हैं, बर्क हैं, इन सबको आप नोट कर लीजिएगा। ये आदि जो है राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान मानने को तैयार नहीं है। इसी संदर्भ में मैटलैंड ने कहा है कि जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं वरना शीर्षक के प्रति खेद होता है। बकल ने कहा है कि ये किसने कहा है? तो ये मैटलैंड का कथन है। आगे आपको बकल को देखने को मिलेगा, किसको देखने को मिलेगा? तो बकल महोदय को देखना है। बकल क्या कह रहे हैं कि राजनीतिक विज्ञान राजनीति का विज्ञान होने तो दूर वह कलाओं का भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। बकल महोदय कहते हैं कि राजनीति का विज्ञान होने तो दूर वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है, ऐसा बक्कल कहते हैं। बक्कल जो है ऐसा मानते हैं कि हम इसको राजनीतिक विज्ञान तो दूर कहें, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। कौन? तो राजनीतिक शास्त्र, ऐसा उनका मानना है। और बर्क क्या कहते हैं? बर्क को देखते हैं। बर्क का कहना है कि जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, जिस प्रकार बकल कह रहे हैं, थोड़ा सा रंग हम बदल लेते हैं तब अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। बर्कर महोदय कहते हैं, बर्क का कहना है कि जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। बर्कर, तो यहाँ पे 2-3 कथन है जिनको आपको याद रखना है। एक आपका देख रहे हैं बकल का है, बक्कल का, और इसके बाद मैटलैंड का कथन है, और इसके बाद ये जो है बर्क महोदय का कथन है। इन सबको आप तीनों को क्या करना है? याद कर चलना है, इनको और इनको और इनको। तो ये तीनों अलग अलग कह रहे हैं, लेकिन कुछ अलग है, लेकिन एक ही चीज़ को कहना चाह रहे हैं कि जो राजनीतिक शास्त्र है वो विज्ञान नहीं है, ऐसा मानना है। तो इनको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 130 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? अभी हमने ऊपर पढ़ा है मैटलैंड, बक्कल, लीकाक, गेटले। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सही हो जाएगा। बक्कल का यह कथन है कि राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है, ऐसा बक्कल महोदय का मानना है। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं 131 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? ऊपर अभी हम बताए थे ना कि निम्नलिखित में कौन राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? अरस्तु, जे लिनेक, लॉर्ड ब्राइस, FW मैटलैंड। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? तो 131 का डी के साथ जाएगा। और एक क्वेश्चन आप देखिए यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी जो ऊपर बताए थे उन व्याख्याओं को जरूर आप नोट कर चलिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 132 नंबर क्वेश्चन है आपका। यह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्यों के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्ण नैतिक विकास के लिए क्या है? अनिवार्य है। यह इसका आरोप है, यह किसका आरोप है ये बताना है आपको। तो देखिए ऑप्शन है आपका व्यक्तिपरक, अराजकतावादी, आदर्शवादी, मार्क्सवादी। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा आदर्शवादी। आदर्शवादी कहता है कि यह एक नैतिक संस्था है। क्या है? राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है। यह मानना किसका है? किस विचारधारा का है? तो आदर्शवादी विचारधारा का यह मानना है। और एक क्वेश्चन देख रहे हैं DSSB पीजीटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, इसका व्याख्या देख लीजिए। आदर्शवादी विचारधारा में राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था माना जाता है। आदर्शवादी विचारधारा में राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था माना जाता है।
इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। हीगल इसे पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा कहकर संबोधित करते हैं। हीगल क्या कह रहे हैं कि इसे पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा कहकर संबोधित करते हैं। प्राचीन भारत में भी राज्य को एक दैविक संस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। उसके ऊपर केवल धर्म का बंधन है। अतः आदर्श के अनुसार राज्य के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। उसका नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। आगे चलते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया? निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? उद्यमिता को, सूचना या उत्पाद को, शौर्य को, विवेक को। तो आंसर क्या हो जाएगा 133 का? ये सही हो जाएगा दोस्तों। उद्यमिता को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। निम्नलिखित में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? तो वो ऑप्शन ए है, उद्यमिता को नहीं दिया है। व्याख्या देख लीजिए। प्लेटो ने उद्यमिता को अधिक महत्व नहीं दिया है। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही बृहद स्वरूप है। इसीलिए राज्य की प्रकृति समझने के लिए मनुष्य की प्रकृति समझना जरूरी है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य के जीवन जो मनुष्य के व्यवहार के 3 प्रमुख स्रोत है। इसमें है इच्छा, जिसे तृष्णा कहते हैं, भावना या मनोवेग इमोशन, और ज्ञान। तो प्लेटो के अनुसार जो है मनुष्य के व्यवहार के मुख्य 3 स्रोत में क्या क्या है? जो उसकी इच्छा है, तृष्णा है, और भावना जो है, और ज्ञान है। ज्ञान को विवेक से भी सेंस ले सकते हैं। प्लेटो आगे कहते हैं, प्लेटो के अनुसार ये सभी गुण सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं। ये जो गुण है ना, सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं, परंतु विभिन्न मनुष्यों में भिन्न भिन्न गुणों की प्रधानता रहती है। इस आधार पर प्लेटो ने समाज में 3 वर्गों की पहचान की है। जिसमें इच्छा या तृष्णा की प्रधानता होती है, वे उद्योग व्यापार को तत्पर होते हैं। जिसमें जो है इच्छा या तृष्णा की प्रधानता होती है, वो क्या करते हैं? उद्योग व्यापार में तत्पर होते हैं। जिनमें भावना की प्रधानता होती है या प्रमुखता रहता है, वे सैनिक का व्यवसाय अपनाते हैं। तथा जो ज्ञान से संपन्न होते हैं, वे दार्शनिक के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। आगे चलते हैं 134 नंबर क्वेश्चन है आपका। एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने इतनी निर्धारित की है। एक आदर्श राज्य के लिए प्लेटो द्वारा कितनी जनसंख्या निर्धारित की गई है, ये आपको बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5040। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसको। और ये देखिए डीएसएसबी पेपर पीजीटी में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक आदर्श राज्य की जनसंख्या जो है, जनसंख्या प्लेटो ने इतना निर्धारित की है। तो प्लेटो द्वारा जो निर्धारित की गई है वो 5040 व्यक्तियों का निर्धारण किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। प्लेटो ने अपने दार्शनिक ग्रंथ रिपब्लिक, उनके पुस्तक का क्या नाम है? तो रिपब्लिक है। प्लेटो ने अपने दार्शनिक ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की है। उनका आदर्श राज्य आदर्शवादी साम्यवाद पर आधारित है। तो जो उनका आदर्श राज्य है वो किस पर आधारित है? तो आदर्श जो है साम्यवाद पर आधारित है, जहाँ स्त्री और पुरुष भी सभी कानून के सम्मुख समान हैं। सभी को शिक्षा का अधिकार है, जहाँ का शासक दार्शनिक हो। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्ति निर्धारित की है। इन सब तथ्यों को आप जरूर नोट करिए दोस्तों। अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच सके। दोस्तों आपका एक लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब हमको मतलब कर दीजिए तो हमको मोटिवेट करता है। तो दोस्तों आप लोग अगर चाहते हैं कि हाँ कंटेंट अच्छा थोड़ा लग रहा है तो थोड़ा लाइक बढ़ा दीजिए और आगे और वीडियो देखते रहिए। तो आगे चलते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। वुडरो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? कौन कार्य जो राज्य का है वो ऐच्छिक कार्य है? और ये आप देखिए पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है कानून व्यवस्था बनाए रखना, श्रम कानून बनाना, दीवान मामलों को निपटाना, मनुष्यों द्वारा किए गए समझौतों का
पालन करना। तो वुडरो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा बी, श्रम कानून बनाना ये राज्य का ऐच्छिक कार्य है, उसके इच्छा पर निर्भर है। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देखिए, जहां उदारवादी विचारक राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र का समर्थन करते हैं, वही समाजवादी विचारक राज्य के अधिकतम कार्य क्षेत्र को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो उदारवादी और समाजवादी में क्या अंतर है कि जहां उदारवादी विचारक राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र का समर्थन करते हैं, वहीं समाजवादी विचारक राज्य के अधिकतम कार्य क्षेत्र का जो कार्य क्षेत्र है को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी संदर्भ में राज्य के उचित कार्य क्षेत्र के निर्धारण के लिए अनेक विद्वानों ने राज्य के कार्यों को दो भागों जैसे आवश्यक कार्य तथा ऐच्छिक कार्य में बांटा है। दो भागों में, जिसमें आवश्यक कार्य और ऐच्छिक कार्य में बांटा है। वुडरो विल्सन के अनुसार राज्य के आवश्यक कार्य व्यवस्था बनाए रखना। वुडरो विल्सन के अनुसार जो राज्य के कार्य हैं उसमें क्या है, पहला तो एक हो गया कि उसमें क्या बनाना है, व्यवस्था बनाए रखना है। दूसरा है दीवानी मामलों का निपटारा करना, ये इनके लिए आवश्यक कार्य है। व्यक्तियों में आपसी जो संविदा से उत्पन्न अधिकारों को निश्चित करना तथा नागरिकों के राजनीतिक कर्तव्यों का निर्धारण करना, ये इनके क्या है, मतलब आवश्यक कार्यों में है, ऐसा वुडरो विल्सन का मानना है। आगे करें, वुडरो विल्सन के अनुसार राज्य के ऐच्छिक कार्य निम्न है। जो ऐच्छिक कार्य उसमें क्या है, उद्योग व्यापार पर नियंत्रण करना, श्रम कानून बनाना, आवागमन की व्यवस्था आदि। इस प्रकार श्रम कानून बनाना राज्य का ऐच्छिक कार्य है, उसके इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये सब कुछ कार्य हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 136 नंबर क्वेश्चन। राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये कथन किसका है, मैकाइबर का, गार्नर का, गेटले का, मोरगान का। तो किसका हो जाएगा, तो 136 का जो आंसर है वो बी के साथ जाएगा। 136 का आंसर किसके साथ जाएगा, बी का, गार्नर महोदय का एक कथन है। व्याख्या देख लीजिए, राज्य की उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या करने के क्रम में दैविक सिद्धांत आ जाता है। सबसे प्राचीन जो है वो दैविक सिद्धांत है। उसके बाद आ जाता है शक्ति सिद्धांत, और फिर संविदा जो है सामाजिक समझौता का सिद्धांत या संविदावादी सिद्धांत, फिर पैतृक सिद्धांत एवं मातृत्व सिद्धांत अस्तित्व में आए। तो एक क्रम है, इन क्रम को याद रखिएगा। लेकिन ये सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या आंशिक रूप से ही कर पाए। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है। सबसे जो मान्य सिद्धांत है उसका नाम है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है। विकासवादी सिद्धांत के समर्थक में ही गार्नर ने कहा है, विकासवादी के समर्थन जो विकासवादी सिद्धांत है या ऐतिहासिक सिद्धांत है, उसी के समर्थन में गार्नर महोदय ने कहा है कि राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल का परिणाम है, न ही किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, तथा न ही परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है, ऐसा मानना है। तो विकासवादी सिद्धांत के गार्नर महोदय जो हैं वो समर्थक हैं। उन्होंने कहा है कि जो राज्य है वो ईश्वर की रचना नहीं है, कि ऐसा है कि राज्य को ईश्वर ने रच लिया, और ये नहीं है कि श्रेष्ठ जो लोग हैं उस शारीरिक बल पर आक्रमण कर एक राज्य को बना लिया, ऐसा भी कुछ नहीं है, इसको भी वो नहीं मानते हैं। और न ही किसी प्रस्ताव समझौता आया था, समाजवादी समझौता, उसको भी नकारते हैं। और न ही कहते हैं कि यह समझौता की कोई कृति नहीं है कि समझौता हुआ और संस्था बन गई। तथा ये भी नहीं है कि परिवार का विस्तृत रूप है, कि मतलब कुल बना, परिवार बना, इससे बनते बनते राज्य बन गया। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बच्चे से उसके माता पिता फिर कुल बन गया, इसी तरह समूह बनते चला गया, ऐसा भी वो नहीं मानते। लेकिन ये मानते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो क्रमिक जो है विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है, ऐसा इनका मानना है। आगे चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मैकाइबर के अनुसार राज्य को निम्नलिखित में कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए। मैकाइबर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए। ऑप्शन ए है साहित्यिक,
साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, पुस्तकालयों की व्यवस्था, कानून व्यवस्था का प्रबंधन, प्राकृतिक संस्थाओं का शोषण। तो इसमें आपको दिख गया होगा, तो 137 का जो आंसर है दोस्तों वो ए सही हो जाएगा। साहित्य एवं कला पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए, ये उसका कार्य नहीं है। ठीक है, ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो व्याख्या देख लीजिए। मैकाइबर ने अपनी पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट में लिखा है कि राज्य को कला, साहित्य, संस्कृति व धर्म के क्षेत्र में नियंत्रण संबंधी कार्य नहीं करने चाहिए। कला, साहित्य, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में नियंत्रण संबंधी कार्य नहीं करने चाहिए। मैकाइबर सेवाधर्मी राज्य का समर्थक है। उसने यह विश्वास प्रकट किया कि जब तक आधुनिक राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखा जाता है, तब तक पूंजीवादियों की बुराइयों से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैकाइबर ने राज्य के विकास के बारे में अपने ग्रंथ द मॉडर्न स्टेट में लिखा है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। ऐसा इसने किस पुस्तक में लिखा है? द मॉडर्न स्टेट में लिखा है। और यहाँ पे दो आपको पुस्तक मिल गई है मैकाइबर की, एक है आपकी द वेब ऑफ गवर्नमेंट है और दूसरी है द मॉडर्न स्टेट है। तो इन दोनों पुस्तकों को नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन है आपका, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है विल्सन का, बी है विलोबी का, सी है लास्की का, डी है मैकाइबर का। आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ये कथन विल्सन महोदय का है। तो राज्य क्या कर रहा है? राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। तो एक कथन किसका है? तो एक कथन है विल्सन महोदय का। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। राज्य को परिभाषित करते हुए विल्सन ने कहा है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून की स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। आगे कह रहे हैं दूसरे विद्वान। एक अन्य विद्वान ब्लोन्सली के अनुसार राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक और तौर पर संगठित लोगों का समुदाय है। तो दोनों कथन को नोट कर लीजिएगा कहीं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है। राज्य क्या है? परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इस उद्धरण के लेखक हैं। इस उद्धरण के लेखक कौन हैं? प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, अज्ञात यूनानी विचारक हैं, सोफिस्ट हैं। तो कौन है? तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा, अरस्तु महोदय हैं। राज्य परिवार और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। यह उद्धरण जो है अरस्तु महोदय का है। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए। राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इस उद्धरण के लेखक अरस्तु हैं। आत्मनिर्भरता जीवन का आशय राज्य या राजनीतिक समुदाय का लक्ष्य उच्चतम आदेशों की प्राप्ति से है। आगे है उत्तर प्रदेश शासन जो है, उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर प्रदेश में इस प्रश्न का डी को माना था जो कि गलत है। तो डी गलत है दोस्तों, डी नहीं होना चाहिए, ये अरस्तु ये इसका हो जाएगा। आगे है अन्य महत्वपूर्ण, प्लेटो राज्य को एक ऐसा समुदाय बताते हैं जिसमें मनुष्य की प्रतिभाओं को निखरने का सर्वोत्तम मार्ग मिलता है। नव राजनीति का उद्गम स्थल प्राचीन यूनान माना जाता है। यहाँ पे नव आ गया है, ये नहीं रहना चाहिए, कहीं से आ गया होगा। तो राजनीतिक का उद्गम स्थल प्राचीन यूनान माना जाता है। आगे चलते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन, राज्य परिवार और गांवों का एक समूह है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन किसका है? तो 140 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 140 अरस्तु, प्लेटो, एक्विनास, बोधा। तो आंसर क्या हो जाएगा 140 का? अरस्तु हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 15 क्वेश्चन व्याख्या सहित। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें
और चैनल पे दोस्तों आप नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन और पढ़ाई लिखाई से और मोटिवेशन से संबंधित वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ये आपके लिए, आप लोगों द्वारा हमको जो प्रोत्साहन दिया जाता है वो बहुत ही, मतलब ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से आप लोग हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो मोटिवेट करते हैं कि हाँ आप कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। एक लाइक आपका यही कहता है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में थोड़ा भी हिचक मत करिए, थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए, जिससे कि हम लोग भी और अच्छे से कंटेंट आपको दे सकें। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।